नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। शाम के 8:15 बज चुके हैं और आपके लिए मैं टॉप 100 करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले IBPS, RRB, PO और क्लर्क मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जितने भी दोस्त साथी मित्र इस समय सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। सेशन को शेयर कर दीजिए रफ्तार के साथ और सेशन को लाइक भी कर दीजिए मेरे दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आपके लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर हाजिर हो चुके हैं हम, और ये आपके आने वाले IBPS, RRB, PO क्लर्क और साथ साथ में IBPS क्लर्क मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट रफ्तार के साथ इस सेशन में बन जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगली बात बता दें, आपके लिए समय तूफानी ऑफर चल रहा है। सितंबर 25 को आपके लिए मैं दोस्तों सुबह 10 बजे से एक स्कॉलरशिप टेस्ट होस्ट किया जा रहा है। 25 सितंबर याद रखिएगा मेरे दोस्तों। आप अगर बैंक और SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% तक का स्कॉलरशिप का मौका है और साथ साथ में प्राइजेस भी हैं। रैंक 1 वाले बच्चे को मेरे दोस्तों मिलेगा लैपटॉप, सेकंड रैंक वाले बच्चे को मिलेगा मोबाइल फ़ोन, थर्ड वाले बच्चे को मिलेगा एयरपोर्ट, और इसी तरह से मेरे दोस्तों 5,000 तक के गिफ्ट वाउचर और 2,500 तक का गिफ्ट वाउचर टॉप 5 वाले बच्चों के लिए है। आप जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रचना वर्मा वेरी गुड इवनिंग, कृष्णकांत गुप्ता स्वागत है बच्चे आप सभी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या दूसरी बातें हैं खास आपके लिए यहाँ पर। अगर हम बात करें तो आपके लिए ये UA लाइट वाला फेस्टिवल जो है ये अभी कंटिन्यू है और 179 में आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपको जैसे पता ही मेरे दोस्तों सब्सक्रिप्शन पर मिलता है आपको फिजिकल नोट्स अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। साथ साथ में एप्लीकेशन पर भी ये नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। रेज हैंड फैसिलिटी, आस्क डाउट फीचर, पर्सनलाइज सॉल्यूशन, ये सब फीचर मेरे दोस्तों आइकॉनिक पे हैं आपके लिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों हमारा बैच जो है वो सुबह 11 बजे आता है, मॉर्निंग 11 AM पर आपके लिए हमारा बैच आता है प्लस पे। इस बैच पे जुड़िए, अपने बैंकिंग कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए और साथ साथ में कैटेगरी वाइज यानी कि टॉपिक वाइज MCQs को तैयार करिए। इस समय मेरे दोस्तों बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए 24 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन 8,999 का है, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7,499 का और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 6,299 का है। यूज़ करना है कोड आपको BPM 10। अगली बात में दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं तो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 13,799, 11,599 में 12 मंथ का है और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 10,299 का है। तो ये तो बात हो गई आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन के तौर पर। लेकिन अब शुरू करते हैं सेशन को और आपके लिए करंट बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित कुछ ताबड़तोड़ MCQs जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी काम के हो सकते हैं वो लेकर मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ पर फटाफट। पहला सवाल आपके सामने, बहुत ही धैर्यपूर्वक बहुत ही आराम से पढ़िएगा। पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस यानी कि पद्मा। ये पद्मा मेरे दोस्तों एक मॉड्यूल है, एक ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा निम्नलिखित में से किन फोर्सेस के लिए, किस फोर्सेस के लिए शुरू किया गया है? आंसर कर दीजिए फटाफट, सही जवाब दे दीजिए। सैजल गुप्ता मॉर्निंग वाली क्लास नहीं हो पाई थी, बिल्कुल बच्चे आवाज सही है आपकी, लेकिन अभी ये क्लास कंटिन्यू है, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, सवालों के जवाब दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा पद्मा नाम का ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंसेस मॉड्यूल निम्नलिखित में से किस फोर्स के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर करना है। इसके माध्यम से मेरे दोस्तों जो पर्टिकुलर फोर्सेस हैं उससे जुड़े हुए लगभग 15,000 के करीब जो कर्मचारी हैं उनके पे और अलाउंसेस मेरे दोस्तों सही समय पर और दुरुस्त तरीके से उनको प्राप्त हो पाएंगे। तो पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेस यानी कि पद्मा, इसे लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। किसके लिए दोस्तों? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। बाकी जो फोर्सेस हैं वो भी काम किए, मतलब जानकारी जरूरी है, इनके बारे में भी आपको पता करना। इसमें प्रमुख कौन है, रेजिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, इस प्रकार के कई सवाल आपके लिए काम के हैं। जैसे CRPF की जब बात करें तो कुलदीप सिंह साहब इस समय प्रमुख हैं यानी कि डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। इंडियन आर्मी में मनोज पांडे हैं। BSF की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों पंकज कुमार। इंडियन कोस्ट गार्ड में VS पठानिया साहब इस समय डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। असम राइफल्स में प्रदीप चंद्रन नायर है। आप जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए सभी का स्वागत, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। डी आंसर सही आ रहा है यहाँ पर सभी का। कृष्ण कुमार गुप्ता गुड इवनिंग मेरे दोस्त, स्वागत है आपका। अब अगला सवाल आपके लिए बड़ा ही काम का, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसमें सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, इसको सरल भाषा में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ।
फिनटेक कंपनियां आजकल खूब चर्चाओं में हैं। जैसे आप लोग आमतौर पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ऐसी कंपनियों के बारे में सुनते होंगे, इंडेफी टेक्नोलॉजी, रेजर पे, है ना, पाइन लैब्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे। ऐसी में दोस्तों फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है कैश फ्री पेमेंट्स। ये अपने देश की कंपनी है। इसने पार्टनरशिप की है सिंगापुर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म के साथ। यानी कि सिंगापुर बेस्ड एक क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है कैश फ्री पेमेंट ने। आपको उस कंपनी का नाम बताना है। इसके माध्यम से वो स्टूडेंट्स जो कि विदेशों में पढ़ रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अब्रॉड में मेरे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी फ़ी पेमेंट करने के लिए सहूलियत मिलेगी, फास्टर एंड ईजियर प्लेटफॉर्म प्राप्त होगा। सही जवाब क्या है? निम्नलिखित में से वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ कैश फ्री पेमेंट ने पार्टनरशिप की है? इंडेफी टेक्नोलॉजीज, इजी ट्रांसफर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, एटलांटिस या पाइन लैब्स? ज़्यादा पूछूंगा नहीं, केवल बताऊंगा। तो इजी ट्रांसफर के साथ ये मेरे दोस्तों समझौता किया गया है। इजी ट्रांसफर, ठीक है भाई, याद रखिएगा, इजी ट्रांसफर और कैश फ्री पेमेंट के बीच में ये पार्टनरशिप हुई है। इंडेफी टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है रजनीश कुमार साहब को। रजनीश कुमार जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, इस समय भारत पे में भी चेयरमैन है, HSBC एशिया, हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर के तौर पर कार्यरत हैं। एटलांटिस में दोस्तों ये संस्था जो है ये भी सिंगापुर बेस्ड है और एक फिनटेक कंपनी है। अभी देखिए, कल की बात बता दूं मैं आपको, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी कि MAS और IFSC के बीच में एक समझौता हुआ है जो कि फिनटेक कोऑपरेशन से संबंधित है। यानी कि सिंगापुर अपने देश में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है, भारत अपने देश में, हमारे देश में मेरे दोस्तों हमारी संस्थाएं जो हैं वो उसे मजबूत करना चाहती हैं, जिससे मदद से देश में फिनटेक इकोसिस्टम को और तेज रफ्तार मिल सके। इससे संबंधित एक समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है। अभी कल की बात है, 19 सितंबर की बात है, 19 सितंबर की बात है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, जिसके द्वारा 250 मिलियन US$ का लोन अप्रूव कर दिया गया है भारत सरकार को इंडियाज रोड सेफ्टी एंड प्रोग्राम फॉर 7 स्टेट, 7 राज्यों में रोड सेफ्टी से संबंधित यानी कि सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रोग्राम्स को रन करने के लिए वो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है? सही जवाब क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर। तो मेरे दोस्तों वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर, विश्व बैंक बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विश्व बैंक आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल बना देगा। वर्ल्ड बैंक की जब बात करें तो जितने भी प्रोजेक्ट भारत में रन हो रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्ट्राइव, ये आपके लिए अगर बात करें तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग से संबंधित है। हम बात करते हैं रैम्प की, रैम्प MSME के लिए है। रिवॉर्ड की वाटरशेड प्रोग्राम के लिए है। मिशन कर्मयोगी के लिए 4.7 मिलियन US$ भारत सरकार को वर्ल्ड बैंक दे रहा है मिशन कर्मयोगी के लिए, ठीक है भाई। इसके अलावा 500 मिलियन US$ के 2 लोन पास किए गए हैं। 2 लोन पास किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत में हेल्थ सेक्टर को दुरुस्त करने के नज़रिए से। भारत सरकार की एक योजना है उसके अंतर्गत, ठीक है भाई। तो विश्व बैंक बिल्कुल सही जवाब है। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, इनके बारे में इनके फुल फॉर्म में पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपको केवल मुद्दे पता होने चाहिए। स्ट्राइव स्किल डेवलपमेंट, रैम्प MSME सेक्टर में, रिवॉर्ड वाटरशेड प्रोग्राम 4.7 मिलियन US$, मिशन कर्मयोगी के लिए 500 मिलियन US$ के 2 लोन पास किए गए हैं 7 राज्यों में हेल्थ सेक्टर को दुरुस्त करने के नज़रिए से। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर, लेकिन आपको कुछ और बातें भी पता होनी चाहिए। विश्व बैंक में जो भी बड़ी नियुक्तियां हैं, जो अभी हाल में नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे दोस्तों। एग्जाम में उन नियुक्तियों से संबंधित एक सवाल जरूर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, वो कौन सा राज्य है, उस स्टेट के बारे में जानकारी दीजिए जिसने काशी यात्रा प्रोजेक्ट लॉन्च किया अभी हाल में ही। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 30,000 लोगों को मेरे दोस्तों काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, जिसे अभी हाल में ही मेरे दोस्तों वाराणसी की बात करें तो
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी घोषित किया गया है। काशी विश्वनाथ की दर्शन करने के लिए मेरे दोस्तों वो स्टेट है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। 5-5 हज़ार रुपये का जो भी दर्शनार्थी होंगे उनकी सहायता दी जाएगी। इसके माध्यम से मेरे दोस्तों टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा और देश में एक कोना दूसरे कोने से परिचित भी हो पाएगा। वो कौन सा स्टेट है? उस स्टेट की जब बात करते हैं तो नाम है कर्नाटका। कर्नाटका के सीएम इस समय कौन है? बसवराज बोमई। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। जब हम चर्चा करते हैं दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन मेरे दोस्तों कर्नाटका की कैपिटल सिटी बेंगलोर में ही हुआ था। और इस गेम में जैन यूनिवर्सिटी नंबर 1 पायदान पर रही थी। जैन यूनिवर्सिटी। अगर यहीं पर पूछ लिया जाए आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए, चौथे वाले 4th, तो आप बोलेंगे हरियाणा में। हरियाणा में किस स्थान पर? पंचकुला में। कौन सा स्टेट नंबर 1 पर रहा? तो मेरे दोस्तों नंबर 1 पर हरियाणा ही रहा। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपके लिए काम की हैं, एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका नाम है कैंपेगौड़ा। इसके बारे में आपने सुना होगा। स्काई ट्रैक्स के अनुसार इसे बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है कैंपेगौड़ा को। 5 नेशनल पार्क हैं। स्पार्क नाम का वर्चुअल म्यूजियम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेंगलुरु में ही शुरू किया गया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों डिफेंस जिसे बोलते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, इसरो के द्वारा भी यहीं पर आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मेरे दोस्तों आपके लिए है, आपको बताना है निम्नलिखित में से वो दो कौन से कंट्री हैं जिनको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ग्रुप का नया मेंबर बनाया गया है। इस तरह कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है, 56 हो गई है। उन दो देशों के बारे में जानकारी दीजिए जो कि कभी फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी। आंसर कर दीजिए फटाफट, सही जवाब। आंसर करिए मेरे दोस्तों रफ्तार के साथ, जानकारी होनी चाहिए, सही जवाब पता होनी चाहिए। देखिए गैबोन और टोगो, गैबोन और टोगो जो हैं ये कॉमनवेल्थ ग्रुप में 55th और 56th कंट्री के तौर पर शामिल हुए हैं। इस तरह से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस CWG ग्रुप की संख्या 56 हो गई है। आपसे कभी कोई पूछे मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों लंदन में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ ग्रुप, ये कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2022 में कहाँ हुए तो ये बर्मिंघम में हुए हैं। और 2026 के कहाँ पर होंगे तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहाँ पर होंगे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर है, वहाँ पर 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एज पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की जब चर्चाएं करते हैं, EIU के द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया था। ये सभी को पता है इसका कि नंबर 1 पर सबसे योग्य रहने लायक शहर में वियना था, नंबर 1 पर। भारत का नई दिल्ली की जब बात करते हैं तो भारत का नई दिल्ली शहर जो है वो नंबर 1 पायदान भारत में था। वैसे उसकी रैंकिंग 140 थी। लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा अलग है। आपसे पूछा जा रहा है लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, लीस्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड। जवाब दीजिए फटाफट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में लीस्ट लिवेबल सिटी कौन सा है? सही जवाब फटाफट आ जाना चाहिए। तो मेरे दोस्तों लीस्ट लिवेबल सिटी तेहरान, जहां पर इस समय विरोध प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। खबरें आप सुन रहे होंगे लगातार। तेहरान की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों, ईरान की कैपिटल सिटी है। ईरान की करेंसी तोमन है, याद रखिएगा ईरान की करेंसी क्या है? तोमन। और यहाँ पर इब्राहिम राइसी जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम राइसी प्रेसिडेंट है। तो याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर मान लीजिए पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? लंदन में ही है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपको बताना है उस बैंक के बारे में जानकारी देनी है। वो बैंक कौन सा है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है
ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अपनी नई सब्सिडरी को तैयार करने के लिए। यानी कि एक बैंक अपनी एक नई सब्सिडरी को क्रिएट करने जा रहा है, जिसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। उस बैंक के बारे में जानकारी दे दीजिए फटाफट। सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक। सही जवाब मेरे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई अपनी एक नई सब्सिडरी स्टार्ट करने जा रहा है, जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से उसे मेरे दोस्तों ऑपरेशनल सपोर्ट मिलेगा। तो इस ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए एक नई सब्सिडरी को क्रिएट किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसी बात पर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की 5वीं सब्सिडरी का नाम बता दीजिए। जो 5th सब्सिडरी है उसका नाम बता दीजिए, क्लैरिकल में पूछा जा सकता है। तो आरबीआई की 5वीं सब्सिडरी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दीजिए। दिनेश कुमार खरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस समय चेयरमैन के पद पर हैं। पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार कई दूसरी संस्थाओं में बोर्ड मेंबर के तौर पर कार्यरत हैं। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 5वीं सब्सिडरी का नाम क्या है? तो नाम है उसका RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। आपको एक और बात बतानी है, पहली बार मेरे दोस्तों जो चेयरमैन के तौर पर इस संस्था में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम बता दीजिए फटाफट। चेयरमैन के तौर पर RBIH में किसकी नियुक्ति हुई है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सा भारतीय बैंक है, उस इंडियन बैंक के बारे में जानकारी दीजिए जिसने मेरे दोस्तों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नाम है कैंपस पावर। अब देखिए एग्जाम में ये सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखिए, आपसे ही संबंधित है। हायर एजुकेशन या फिर अब्रोड में जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, उनके नज़रिए से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। नाम है कैंपस पावर। इंपॉर्टेंट है। सही जवाब क्या है? कैंपस पावर की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों तो इसे लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। किस बैंक के द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल आईसीआईसीआई बैंक की जब बात करते हैं तो यहां पर प्रमुख कौन है? संदीप बख्शी यहां पर इस समय प्रमुख के तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक का मेरे दोस्तों एक इनिशिएटिव था, याद होना चाहिए आपको, नाम था उसका सैल्यूट डॉक्टर, जो कि आपके पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। सैल्यूट डॉक्टर्स, ठीक है भाई। इस इनिशिएटिव से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, एज पर REN21, ये एक रिपोर्ट है। REN21 एक रिपोर्ट है जो कि रेन्यूएबल एनर्जी पावर से संबंधित है, रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी से संबंधित है। तो मेरे दोस्तों रेन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से वो कौन सा कंट्री है जिसके पास इस समय हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी है 2021 के अनुसार। यानी कि वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन जिस कंट्री के द्वारा किया गया है उस कंट्री का नाम। दूसरे नंबर पर कौन है और तीसरे पायदान पर कौन सा कंट्री है? फटाफट आंसर करिए। यहाँ पर बच्चों के कुछ जवाब गलत आ रहे हैं। भारत नंबर 1 पर नहीं है, पहली बात तो क्लियर कर दें। नंबर 1 पायदान पर मेरे दोस्तों चाइना है। देखिए ऑर्डर आपके लिए ऐसा रखा गया है, नंबर 1 पायदान पर चाइना है, दूसरे पायदान पर अमेरिका है और तीसरे पायदान पर मेरे दोस्तों भारत है। तो भारत में दोस्तों 3rd नंबर पर है, नंबर 1 पर चाइना है। याद रखिएगा, एग्जाम में गच्चा मत खाइएगा, ठीक है भाई। अब हमें अचीव करना है क्या? 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी। याद रखिएगा 2070 तक हमको कार्बन न्यूट्रल बनना है, यानी कि कार्बन एमिशन ज़ीरो करना है। इसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर रिलाय करें। जो हमारे पुराने रिसोर्सेज हैं उनको साइडलाइन ना करके एक तरह से किस तरह से हमें ट्रांजिशन करना है, पुराने सोर्सेज से नए सोर्सेज पर लाना है अपने आप को। इससे संबंधित मेरे दोस्तों एक सम्मेलन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, जिसमें भारत ने ये कसम खाई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 कहाँ पर आयोजित होगा ये भी पूछा जा सकता है। तो 27 में दोस्तों इजिप्ट में हो रहा है, शर्म अल शेख में, और 28वां जो हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी दीजिए जिसने ओबिकस नाम का
ओबिकस नाम का एक सर्वे कंडक्ट किया मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए मेरे दोस्तों ओबिकस नाम का सर्वे निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के द्वारा किया गया, ये पहले बता चुका हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पुराना क्वेश्चन है ये। आरबीआई के द्वारा एफएसआर रिपोर्ट रिलीज की जाती है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसके अलावा रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, ये रिपोर्ट भी मेरे दोस्तों आरबीआई ही रिलीज करता है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस, याद रखिएगा इस रिपोर्ट के बारे में भी। ठीक है भाई, एग्जाम के नजर से सारी बातें बहुत काम की हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। अगला सवाल स्पोर्ट्स से संबंधित है, खेल से संबंधित सवाल है। जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजर से वो काम के हैं, वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। यहां पर एक नाम दिया गया है रोनाल्डो सिंह। अब ऐसा नहीं है कि ब्राजील और इंडिया दोनों टीम से खेलते हैं इसलिए इनका नाम रोनाल्डो सिंह हो गया, नाम ही रोनाल्डो सिंह है मेरे दोस्तों। और इन्होंने हिस्ट्री यानी कि इतिहास रच दिया है। ये पहले भारतीय हैं जिनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है एशियन चैंपियनशिप में। निम्नलिखित में से कौन सा स्पोर्ट्स है, उस स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी दे दीजिए, फटाफट आंसर करिए। वो कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें मेरे दोस्तों सिल्वर मेडल जीत के रोनाल्डो सिंह ने इतिहास रच दिया। अभी तक उस स्पोर्ट्स में भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला था। तो करेक्ट आंसर जो है वो जूडो नहीं है, याद रखिएगा जूडो नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे जूडो आंसर करेंगे, लेकिन जूडो की जब बात करते हैं तो एक लड़की है 15 वर्ष की, मणिपुर से है, नाम क्या है, लिम्फिया चनम्बम, तो वो अलग है। ये है मेरे दोस्तों साइकिलिंग की बात की जा रही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, साइकिलिंग इज द करेक्ट आंसर, साइकिलिंग बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। जूडो में लिम्फिया चनम्बम जो है 15 वर्ष की हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में अंडर 18 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला सवाल खेल से ही संबंधित है और आमतौर पर आपके आरआरबी के एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। मैं दोस्तों 41 बार के चैंपियन मुंबई को रणजी ट्रॉफी के फाइनल में हराकर कौन सा वो राज्य है जिसने अपना पहला रणजी कप, रणजी ट्रॉफी जीत लिया है? तो वो कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता गया है? आंसर करिए फटाफट। उस स्टेट के बारे में जानकारी दे दीजिए, उस राज्य के बारे में बता दीजिए जिस राज्य ने इतिहास रच दिया है, पहला फर्स्ट रणजी ट्रॉफी है। सही जवाब तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के द्वारा ये इतिहास रचा गया है। अभी मध्य प्रदेश की चर्चाएं थीं और वो चर्चा क्या थी भाई, कुनो नेशनल पार्क खूब चर्चाओं में था। कारण क्या था भाई, कितने चीते आए हैं? 8 चीता आया है, 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को। सवाल ये कोई पूछ ले आपसे कि जो चीता हैं ये IUCN के द्वारा कौन सी कैटेगरी में, IUCN के द्वारा किस कैटेगरी में रखे गए हैं? कौन सी रेड लिस्ट कैटेगरी में चीता आते हैं एज पर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जब बात करें तो इसके अनुसार चीता जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में है। किस कैटेगरी में है? वल्नरेबल। ठीक है भाई, देखिए सवालों को एक दूसरे से कोरिलेट किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान CM है, गवर्नर यहाँ पर हैं छगन भाई मंगू भाई पटेल। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा टाइगर, सबसे ज़्यादा पैंथर, यही लेपर्ड यहीं पर है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में से वो कौन से पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनको चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है? जिनको चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है, फटाफट आंसर कर दीजिए। सही जवाब रचना वर्मा, बिल्कुल सही जवाब बच्चे आपका सबसे पहला जवाब आया है और नाम है SS मुंद्रा। SS मुंद्रा मेरे दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में चेयरमैन भी रह चुके हैं, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डेप्यूटी गवर्नर भी रह चुके हैं और इस समय मेरे दोस्तों ये BSE लिमिटेड के प्रमुख हैं। BSE लिमिटेड के ये इस समय प्रमुख हैं, याद रखिएगा। BP कानून की जब बात करते हैं तो RBI के द्वारा गठित कस्टमर सर्विस रिव्यू कमेटी जो है उस कमेटी के हेड भी थे। अगली बात, उर्जित पटेल की जब बात करेंगे मेरे दोस्तों तो ये इस समय एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर हैं। विरल वी आचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, याद रखिएगा। ये सारी बातें बड़ी काम की हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे कोई पूछ ले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, अगर मैं पूछूं आपसे सवाल कि NSE में इस समय चेयरमैन के पद पर कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चेयरमैन के पद पर कौन है, नाम क्या है उनका, करेक्ट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। NSE में चेयरमैन कौन है? आशीष कुमार चौहान, रचना
का जवाब यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जो हैं ये मेरे दोस्तों इस समय NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कार्यरत है। NSE के फाउंडर भी रह चुके हैं, को फाउंडर। अगला सवाल, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021, इस रिपोर्ट को मेरे दोस्तों, इस इंडेक्स को निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर करिए फटाफट, सही जवाब गुरप्रीत कौर, मोस्ट वेलकम बच्चे, स्वागत है आपका। कृष्णा बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका भी। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है एक सवाल, और सवाल क्या है? ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 इसे किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था के द्वारा रिलीज किया गया था? तो मेरे दोस्तों वो संस्था जो है उसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक सवाल बनाएगा, पहले बता चुका हूं, पेपर आउट कर दिया गया आपके लिए। अब इसमें क्या जानकारी दी गई है? डिजिटल पेमेंट्स, साथ साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन, कोविड-19 के दौर में अलग अलग देशों में क्या स्थिति रही उसकी। भारत और चाइना सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज है मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं बताई गई है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो बदलाव हुआ है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, अटल पेंशन योजना में मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन सी बेनिफिशियरी कैटेगरी है जिसे एक्सक्लूड कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2022 से? तो वो कौन सी कैटेगरी है जो अब लाभ नहीं उठा पाएगी? वो है इनकम टैक्स पेयर। इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए से प्रीमियम बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है, और जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम को 330 रुपए से बढ़ाकर 436 कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला सवाल, ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 इसको कौन से देश में शेड्यूल किया गया है? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट रफ्तार के साथ जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, बता दीजिए सही जवाब क्या है, कौन से कंट्री में से शेड्यूल किया गया है? आंसर करिए रफ्तार के साथ, सही जवाब क्या है फटाफट बता दीजिए। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UAE या फिर इंडिया? तो करेक्ट आंसर है T20 विश्व कप मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, होने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ऑस्ट्रेलिया की जब चर्चाएं करते हैं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम 2026 का भी आयोजन होगा, और ये कहाँ पर होगा? विक्टोरिया में। आपके एग्जाम में एक सवाल आता है जो कि आने वाले टूर्नामेंट जो है उनका आयोजन कहाँ पर होगा, ये पूछा जाता है। 2032 का जो समर ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक होगा, उसका आयोजन मेरे दोस्तों ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ब्रिस्बेन में किया जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों जो 2022 में महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसे भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और एलिसा हेली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ऑस्ट्रेलिया ही विनर रहा है, गोल्ड मेडल ले गया है। तो ये सारी बातें मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके लिए है वो कौन सा शहर है जिसके द्वारा ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट को आयोजित किया गया? उस शहर के बारे में जानकारी दे दीजिए मेरे दोस्तों जहां पर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया। जानते हैं आप, चुनाव है उस राज्य में, और इस नज़रिए से इस प्रकार के बड़े बड़े सम्मेलन और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट उस राज्य में हो रही हैं वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसी राज्य से आते हैं, चुनाव होने के नाते दाव पे लगी हुई ये बातें। ठीक है भाई, सही जवाब है गांधीनगर, कैपिटल सिटी है। गांधीनगर में मेरे दोस्तों IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, साथ साथ में गिफ्ट सिटी, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों गांधीनगर में ही हैं। एग्ज़ाम के नज़रिए से काम की बातें हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपसे कोई पूछ ले कि देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो हैं उनको रेगुलेट करने के लिए IFSCA को गठित किया गया, और इसके पहले चेयरमैन का नाम क्या है? IFSCA के चेयरमैन का नाम क्या है? IFSCA की मेरे दोस्तों जो बिल्डिंग है उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया गिफ्ट सिटी में। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? करेक्ट आंसर में दोस्तों चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। क्या नाम है? इंजेती श्रीनिवास। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंजेती श्रीनिवास। अभी हाल में ही न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का रीजनल ऑफिस उसको भी इनॉग्रेट किया गया मेरे दोस्तों, उसका ऑफिस भी ओपन किया जा रहा है गिफ्ट सिटी में ही। आपके एग्जाम में गिफ्ट सिटी IFSCA एग्जाम में एक सवाल बनाने के लिए बेताब है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। आपसे कोई पूछे कि ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है आयुष,
इसका आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो आयुष मंत्रालय ही होगा, आयुष मिनिस्ट्री ही होगा। लेकिन आयुष मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है इस समय? तो आयुष मिनिस्ट्री के मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के पास है, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स भी है। अगला सवाल, एक इंटरनेशनल डे जरूर पूछा जाएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 जुलाई, 20 जून, 21 जून, 27 जून, 29 जून। जितने दिन हैं सारे दिन बड़े काम के हैं। तो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर जो है वह है 20 जून। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 20 जुलाई की जब बात करते हैं तो इस दिन वर्ल्ड चेस डे होता है। कौन सा डे होता है भाई? वर्ल्ड चेस डे या फिर इंटरनेशनल चेस डे। 21 जून को मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस होता है। 27 जून को MSME डे होता है और 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। ठीक है भाई, सारी बातें बड़ी काम की हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला सवाल आपके लिए यहाँ पर है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए, सही जवाब दे दीजिए रफ्तार के साथ। योगा फॉर ह्यूमैनिटी बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जब चर्चाएं होती हैं आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाता है सवाल, मुद्रा योजना को किस वर्ष में लॉन्च किया था? इस योजना ने कुल कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? इस योजना के अंतर्गत 3 फेज आते हैं, उनके बारे में एग्जाम में सवाल बन जाते हैं। वो कौन कौन से फेज हैं, स्टेज हैं? तो मेरे दोस्तों आप सवाल का जवाब दीजिए, बाकी जानकारी हम यहाँ पर बता रहे हैं। शिशु, किशोर और तरुण। अप टू 50,000 50K, अप टू 5 लाख और अप टू 10 लाख। ये छोटे मोटे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। किस दिन? तो इस योजना की शुरुआत मेरे दोस्तों किस दिन हुई थी? इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 8 अप्रैल 2015 को हुई थी इस योजना की शुरुआत। इस योजना ने मेरे दोस्तों 7 ईयर्स कंप्लीट कर लिए 8 अप्रैल को। मुद्रा का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। एग्जाम के नज़रिए से काम का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस मुद्रा बैंक की जब बात करते हैं इसका पेरेंट बैंक सिडबी है। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलें लेकर आपको, व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट्स बैंक? मतलब पेमेंट बैंक का, किसी संस्था को पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेना है उसके लिए इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? एग्जाम में पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से संबंधित सवाल जरूर पूछा जाता है। सही जवाब फटाफट। करेक्ट आंसर है यहाँ पर रचना का 100 करोड़, एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे यही कोई पूछ ले स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, SFBs के बारे में, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ है। यही बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कमर्शियल बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए, तो मेरे दोस्तों वो 500 करोड़ रुपए है। अब जब बात की जाती है पेमेंट बैंक की, तो कोई भी पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कब हो सकता है? पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में सफलतापूर्वक 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक और बात बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक वर्किंग ग्रुप बैठा था जिसने इसे घटाकर बोला था कितना? इसे बोला है कि एक गलती यहाँ पर, इसे 5 वर्ष कर लीजिएगा, 5 ईयर्स होना ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो वर्किंग ग्रुप बैठा था उसने बोला है इसे घटाकर 3 वर्ष करने के लिए, लेकिन इस पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है। ध्यान रखिएगा, इस पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है। तो आप इस वाली बात को साइड कर दीजिएगा, इससे ख़त्म कर दीजिएगा कि ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत की रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी बताई गई है? एग्ज़ाम में 2 सवाल आपको इंडेक्स और रिपोर्ट से मिलेंगे। एग्ज़ाम में ये सवाल बन सकते हैं, पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों। हम बैंक प्रो पर एक सेशन ला चुके हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट से संबंधित, उस सेशन को आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी हमने इस सवाल को रखा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी बताई गई है? सही जवाब है 54 इंडिया की रैंक है। पिछली रैंकिंग यानी कि प्रीवियस रैंकिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो प्रीवियस ईयर रैंकिंग मेरे दोस्तों 46 थी, याद रखिएगा। 136, 101, 171 ये रैंकिंग क्या है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है।
तो मेरे दोस्तों 136 रैंकिंग भारत की हैप्पीनेस रिपोर्ट में है, 101 हंगर इंडेक्स में, 54 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, 71 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कोलोगनी में है। स्थापना इसकी 1971 की है। वार्षिक सम्मेलन यानी कि एक एनुअल समिट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कि दावोस में ही होता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज पहली बार किसी हिंदी नॉवल को मिला है। उस हिंदी नॉवल को लिखा निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा है? रेत समाधि वो किताब है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड है। इसी को मेरे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओरिजिनल राइटर यानी कि जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है ओरिजिनली, और इसके इंग्लिश ट्रांसलेटर जो होते हैं, जो प्राइज मनी होती है, ये दोनों ही शेयर करते हैं। तो मेरे दोस्तों जब चर्चाएं की जाती हैं तो निम्नलिखित में से वो कौन सी लेखिका हैं? तो उनका नाम है गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री मेरे दोस्तों, जिनके द्वारा रेत समाधि लिखी गई थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़े। कभी कोई पूछ ले आपसे कि पहली भारतीय महिला जिसको मैन बुकर से सम्मानित किया गया हो, तो उनका नाम अगर पूछा जाए तो वो नाम है अरुंधति रॉय। 1997 में 1997 में इनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए सम्मानित किया गया था इस अवार्ड से। ठीक है भाई। आप आरआरबी का पेपर देंगे, क्लैरिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैटिक के भी पूछे जा सकते हैं, कुछ पुराने पूछे जा सकते हैं। पीयू में भी कुछ सवाल इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। तो गीतांजलि श्री याद रखिएगा। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर देश के 12वें स्मॉल फाइनेंस बैंक, 12th स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसमें नियुक्त किया गया? साथ साथ में इस संस्था में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ और एमडी के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई, आपको ये भी बताना है। सीईओ एमडी भी आपको बताना है और इंडिपेंडेंट चेयरमैन के बारे में भी जानकारी होनी जरूरी है। तो मेरे दोस्तों सेकंड ऑप्शन विनोद राय जी की जब बात करते हैं तो इनको इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है, इंडिपेंडेंट चेयरमैन के तौर पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सीईओ और एमडी के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है, तो आपको आंसर करना होगा, फटाफट बता दीजिए सीईओ और एमडी किसकी नियुक्ति हुई है सीईओ और एमडी के तौर पर? आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है? सीईओ एमडी की जब बात पूछ ली जाए आपसे तो नाम क्या है उनका? उनका नाम है दोस्तों इंद्रजीत कैमोत्रा। इंद्रजीत कैमोत्रा ये वो हैं जो इस समय इस संस्था में सीईओ और एमडी के तौर पर नियुक्त किए गए। आंसर करिए फटाफट। विनोद राय, देखिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा एकदम। इंडिपेंडेंट चेयरमैन की जब बात करेंगे तो विनोद राय हैं जो कि पूर्व कैग भी रह चुके हैं, और जब चर्चा की जाती है सीईओ और एमडी की तो उनका नाम है इंद्रजीत कैमोत्रा। अब इंद्रमीत गिल से कंफ्यूज मत हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर नियुक्त किए गए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जब बात करें तो याद रखिएगा इसमें भारत पे और सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों की हिस्सेदारी है। इन्होंने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो था पीएमसी बैंक, इसको टेक ओवर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है। ये बातें याद रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से काम की हैं, पूछी जा सकती हैं। एग्जाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक आपके एग्जाम में सवाल बनाएगा। अगला सवाल डिफेंस से संबंधित है। हमारे देश में प्रोजेक्ट 75 की जब बात की जाती है, जिसके तहत कुल 6 पनडुब्बियाँ तैयार करनी थी। एक तरह से इन पनडुब्बियों का एक बड़ा हिस्सा, यानी कि जो इसमें कंपोनेंट यूज़ किए जा रहे थे वो भारतीय यानी भारत में ही लगभग बने हैं, और इनका निर्माण भी भारत में ही किया गया है भारतीय कंपनियों के द्वारा। आपको बताना उस 6ठी पनडुब्बी के बारे में। 6th जो सबमरीन है, जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जिसे इंडियन नेवी में अभी हाल में ही इंडक्ट किया गया था। कौन सी भाई?
कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागशीर, ये सारी जो हैं ये प्रोजेक्ट 75 के तहत ही इंडियन नेवी में इंडक्ट की गई। आईएनएस वागशीर, और इसको किसने तैयार किया? नाम है उस कंपनी का मजागांव डॉकयार्ड, मुंबई बेस्ड कंपनी है, मजागांव डॉक, मुंबई। अभी हम बात कर रहे हैं, चर्चाओं में खूब था आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत की जब बात करेंगे, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, विमान वाहक पोत है। इसको मेरे दोस्तों कोचीन शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया था, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, एग्जाम की नज़र से सारी बातें काफ़ी काम की हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंडियन नेवी के चीफ इस समय आर हरि कुमार साहब हैं। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। आईएनएस विक्रांत खबरों में बना हुआ है। इंडियन नेवी में मेरे दोस्तों अभी हाल में ही अमेरिका के द्वारा RFH हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल किया गया है। अगला सवाल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे से संबंधित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन मेरे दोस्तों एक इंडेक्स रिलीज होता है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की जब चर्चाएं करेंगे तो नंबर 1 पर जो कंट्री है वो पूछा जा सकता है। इंडिया की रैंकिंग क्या है इस बार इस इंडेक्स में, ये पूछा जाएगा। सबसे बॉटम पर कौन सा कंट्री है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं जिनकी रैंकिंग में भारत की क्या हालत है, कितना नुकसान हुआ है, ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उस कंट्री के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा टॉप किया गया है। तो कंट्री किसने टॉप किया भाई? सही जवाब क्या है? जिस कंट्री के द्वारा टॉप किया गया मेरे दोस्तों उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे लगातार तीसरे वर्ष नंबर 1 पायदान पर है। दूसरे पर डेनमार्क, फिर स्वीडन, फिर एस्टोनिया और फिर फिनलैंड। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा। भारत की जब बात करेंगे तो इंडिया की रैंकिंग 150, पिछली रैंकिंग 142, याद रखिएगा। 8 अंकों का नुकसान दर्ज किया है भारत ने, और ये आपको भी पता है क्यों। आगे बढ़े, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जब चर्चाएं होती हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संस्था है मेरे दोस्तों, इसका मुख्यालय पेरिस में है और ये एक NGO के तौर पर काम करता है। इसके द्वारा मेरे दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। कैटलिन नोवाक की जब चर्चाएं होती हैं, ये पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंट्री की? फटाफट आंसर कर दीजिए। कैटलिन नोवाक कौन से देश की पहली महिला प्रेसिडेंट हैं? फटाफट जानकारी दीजिए रफ्तार के साथ। सेशन को लाइक भी कर दीजिए मेरे दोस्तों, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए सेशन में, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। कल आपके लिए दोस्तों शाम को 5 बजे सेशन रहेगा, 5 PM पर भी सेशन रहेगा और रात को 8 बजे भी सेशन रहेगा। तो 8 PM पर और 5 PM पर 2 सेशन रहेंगे। यूट्यूब पर आपके मेंस के एग्जाम के नज़रिए से रात को 10:30 बजे हम अपनी स्पेशल क्लास लाते हैं, उस स्पेशल क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। सेजल गुप्ता का जवाब है फिनलैंड, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है हंगरी। तो कैटलिन नोवाक की जब बात करते हैं तो मेरे दोस्तों ये पहली महिला प्रेसिडेंट हैं हंगरी की। ठीक है भाई, कैपिटल सिटी हंगरी की क्या है? बुडापेस्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जिनको इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्तों हु अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी, सही जवाब क्या है? निम्नलिखित में से वो कौन से डॉक्टर हैं? बाकी जानकारी भी देनी है। निम्नलिखित में से जो भी ऑप्शंस हैं इनके बारे में बता दीजिए फटाफट। सही जवाब क्या है? रफ्तार के साथ आंसर करिए। करेक्ट आंसर में दोस्तों भूषण कुमार, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखिए जी अशोक कुमार जो हैं ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के मिशन डायरेक्टर है। रितेश शुक्ला की जब बात करते हैं तो ये NIPL जो कि NPCI की इंटरनेशनल सब्सिडरी है। NPCI देश में रिटेल पेमेंट, उसकी इंटरनेशनल सब्सिडरी के CEO हैं रितेश शुक्ला। रितेश चौहान की जब बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसमें CEO के तौर पर कार्यरत है। और चौथा नाम है भूषण कुमार, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्रकृति नाम का मैस्कॉट, प्रकृति नाम का शुभंकर मेरे दोस्तों निम्नलिखित में से किस फील्ड से संबंधित है? जानकारी दीजिए, जिसे हमारे पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री के द्वारा अनवील्ड किया गया, इसे शुरू किया गया। आंसर करिए फटाफट, सही जवाब क्या है?
रफ्तार के साथ में दोस्तों जवाब दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट सही जवाब क्या है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए प्रकृति नाम का शुभंकर जारी किया गया एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा। ये मंत्रालय किसके पास है, भूपेंद्र यादव के पास है। किसके पास है मेरे दोस्तों, भूपेंद्र यादव जी के पास है। इन्हीं के पास इस समय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी है। इन्हीं के पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री भी है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और इस तरह से पहुंचते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है उस शहर के बारे में जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बताया गया है इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए एज पर मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। सही जवाब फटाफट दीजिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार वो कौन सा शहर है जो कि मर्सर के द्वारा रिलीज की गई इस इंडेक्स में सबसे महंगा शहर बताया गया है फॉरेन एम्प्लॉयज़ के लिए। सही जवाब फटाफट दे दीजिए। हांगकांग, जूरिक, जेनेवा। तो मेरे दोस्तों नंबर 1 पायदान पर ये है, दूसरे पायदान पर ये है, तीसरे पायदान पर ये है। पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम दुरुस्त है, हांगकांग इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कृष्णा, रचना, सेजल का जवाब एकदम सही है, ए आंसर, हांगकांग इज़ द करेक्ट आंसर। हांगकांग सबसे महंगा शहर बताया गया है। और अगर इंडिया की बात करें, भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की अगर बात करें तो भारत में सबसे महंगा शहर बताया गया है मुंबई। भारत में मेरे दोस्तों मुंबई सबसे महंगा शहर बताया गया है। मुंबई की रैंकिंग 114 बताई गई है। अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है असम राइफल्स जो कि देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, इसके द्वारा NIEDO और वो कौन सा बैंक है जिसके साथ मिलकर इन्होंने नागालैंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस सेंटर ओपन किया है बच्चों के लिए। वो बच्चे जो भटक गए हैं, वो बच्चे जो भटक गए, अभी हाल में आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी आयुष्मान खुराना की अनेक, उसमें आपको कुछ चीज़ें जानकारी पता चली होंगी, तो फटाफट बता दीजिए। असम राइफल्स, NIEDO और वो कौन सा बैंक है जिसने मिलकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस ओपन किया है नागालैंड में। ठीक है भाई, तो सही जवाब है एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक है दोस्तों, एक्सिस बैंक, जिसमें अमिताभ चौधरी इस समय CEO के तौर पर हैं। अगली बात, इस बैंक ने मेरे दोस्तों सिटी बैंक का एक्विजिशन किया है। सिटी बैंक का एक्विजिशन आप समझिएगा इस तरह से, सिटी बैंक के जो भी ऑपरेशंस भारत में थे, कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन, अगर हम बात करें मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जो हो गई, कार्ड से संबंधित बिजनेसेस, इस प्रकार के सारे ऑपरेशन जो कि इंडिया में थे, इंडिया में इसको मेरे दोस्तों एक्वायर कर लिया है किसने, एक्सिस बैंक ने। इसी संस्था के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा एक MOU साइन किया गया है IPE ग्लोबल के साथ। किसके साथ, IPE ग्लोबल के साथ, और ये कितने का है, 150 मिलियन $US का है हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में ये सारी बातें बड़ी काम की हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है जी, एक प्रकार का रिवीजन हो रहा है। एक्सिस बैंक, रचना और गुरप्रीत के जवाब एकदम सही है, कृष्णकांत बिल्कुल सही जवाब, और सैजल का भी जवाब यहाँ पर एकदम तूफानी है। अब जान लीजिए फटाफट असम राइफल्स के बारे में। देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, इसका मुख्यालय शिलोंग में है और इसमें DG प्रदीप चंद्रन नायर है। अगली संस्था NIEDO, फुल फॉर्म याद रखेगा, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे दोस्तों एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर काम करती है। एक्सिस बैंक तीसरा लार्जेस्ट यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है देश का, और इसके CEO अमिताभ चौधरी हैं। बाकी सारी जानकारी मैं आप तक बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपके लिए वही है, वो कौन सा बैंक है जिसने 150 मिलियन $US का IPE ग्लोबल के साथ भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए MOU साइन किया है। फटाफट आंसर कर दीजिए, अभी अभी बताया मैंने इसके बारे में आपको। सही जवाब क्या है, रफ्तार के साथ तूफानी अंदाज में बता दीजिए। एक्सिस बैंक। देखिए, खबरों को पढ़िए, खबरों को सुनिए, उससे संबंधित क्विज को करिए। क्विज करेंगे मेरे दोस्तों, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। अब पेपर तो एकदम सर पर आ चुका है, लेकिन आने वाले समय में आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्जाम है, FCI का एग्जाम है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। 26 तारीख से 26 सितंबर से आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है।
एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पर। शाम को 7 बजे आपके लिए ये सेशन आएगा, 7 PM पर आपके लिए सेशन आएगा डेली, ठीक है भाई। तो 7 PM पर आप लोग 26 तारीख को जरूर जुड़िएगा, कुछ मज़ेदार होगा, कुछ अच्छा सेशन लाएंगे आपके लिए जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्सिस बैंक के CEO कौन है भाई? एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, अमिताभ चौधरी। एस जगदीशन ये SDFC के हैं, SDFC बैंक के। संदीप बख्शी ICICI बैंक के हैं, ICICI बैंक के हैं ये। श्याम श्रीनिवासन ये फेडरल बैंक के हैं, फेडरल बैंक के हैं जिसका मुख्यालय कोची अलुवा में है। और प्रदीप कुमार पांजा की जब बात करते हैं मेरे दोस्तों तो ये कर्नाटका बैंक के CEO MD। आगे बढ़ते मेरे दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके लिए है, आपको बताना है कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, CRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट में और कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। साथ ही में इस समय कैश रिजर्व रेशियो कितना चल रहा है, ये दोनों बातें फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आंसर करिए मेरे दोस्तों, रफ्तार के साथ बता दीजिए सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, सेक्शन 56, 42, 22, 25, सही जवाब क्या है? तो करेक्ट आंसर है सेक्शन 42, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 42 RBI एक्ट 1934 में बताया गया है। अगर आपसे कोई पूछे बैंकों की छुट्टियों के बारे में कहाँ बताया गया है, बैंक हॉलीडेज़ के बारे में दोस्तों, बैंक हॉलीडेज़ के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ दी गई है, वो सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बताई गई है। ठीक है भाई, एग्जाम की नज़र से बहुत ही काम का सवाल है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपसे पूछा जाए देश में करेंसी प्रिंटिंग और सर्कुलेशन, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर बनेगा जो कि एक्ट और सेक्शन से संबंधित, करेंसी प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन से संबंधित, तो सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट 1934 ही है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन है जो कि इस समय फिकी का प्रेसिडेंट है? ऐसे जितने भी ट्रेड एसोसिएशन हैं हमारे देश में, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनके प्रमुख मुख्यालय, ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। याद रखिएगा, जो बातें बता रहा हूँ वो आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। ठीक है भाई, तो फटाफट बता दीजिए निम्नलिखित में से वो कौन है जो कि फिक्की के प्रमुख हैं इस समय। फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 1927 की एक उद्योग संघ संस्था है। इसकी स्थापना मेरे दोस्तों GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के द्वारा महात्मा गांधी के सुझावों पर हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारे देश में इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की जब बात की जाती है तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख है? उनका नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता मेरे दोस्तों इस समय फिकी के प्रमुख हैं और ये इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में CMD के पद पर भी कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी सेक्शन से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपके सामने पेश कर दी। पहले बता चुका हूं, संजीव मेहता CMD हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में और फिकी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इस संस्था की स्थापना GD बिरला पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा 1927 में महात्मा गांधी के सुझावों पर हुई थी। इस समय जो हमारे देश में पॉपुलर ट्रेड एसोसिएशन हैं जो आपके एग्जाम में सवाल बना सकते हैं, एसोचैम, इसमें इस समय सुमंत सिन्हा हैं जो कि रिन्यू पावर, नाम सुना होगा आप लोगों ने इस कंपनी का, तेजी से बढ़ती हुई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी है रिन्यू पावर। इसके फाउंडर एंड CEO हैं। इसी संस्था के द्वारा कर्नाटका में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? विनीत अग्रवाल, अब ये यहाँ पर नहीं है। फिकी में संजीव मेहता है, इनका नाम आपको पता है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, संजीव बजाज साहब, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? TV नरेंद्रन को। नैस्कॉम में कृष्णन रामानुजन है, रेखा मेनन को रिप्लेस किया गया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो इसकी विमेन विंग जो है, यानी कि महिला विंग जो है, उसमें FLO यानी कि जयंती डालमिया इस समय प्रमुख के तौर पर कार्यरत है। ठीक है भाई, एग्जाम में इनमें से एक सवाल आपको मिल जाएगा, एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लरिकल में हो सकता है IBPS क्लर्क या फिर
आरआरबी क्लर्क में पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से वो कौन सा अवार्ड है, अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसको दिया गया, किससे वो सम्मानित किया गया, फटाफट आंसर करिए। ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया, सही जवाब फटाफट बता दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है। सैजुल गुप्ता यहाँ पर डी बता रही हैं। जो भी दोस्त साथी मित्र सेशन में जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। शंकर कुरूपा, अकिथम, अचुथम, नंबूधरी, नीलमणि फुकन जूनियर, दामोदर मौजो, सबसे लेटेस्ट दामोदर मौजो साहब जो हैं 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। और किस लैंग्वेज में लिखते हैं, ये लिखते हैं कोंकणी में। किस में लिखते हैं, कोंकणी में, ठीक है भाई। नीलमणि फुकन जूनियर असमीज पोएट थे और जब इनकी बात की जाती है इनको 56th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अगर मैं पूछूं आपसे, अभी हाल में ही एक और अवार्ड है जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जाता है, जिसे बोलते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस लेखक को दिया गया है, उनकी रचना महाबली के लिए। तो व्यास सम्मान किसको दिया गया है, कृष्णा, गुरप्रीत, सैजल, रचना, आंसर करिए फटाफट। व्यास सम्मान 2021 के लिए किस जाने माने इतिहासकार साहित्यकार को दिया गया है। महाबली नाम की एक उनकी रचना है, उसके लिए नाम क्या है फटाफट बताइए। असगर वजाहत नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो याद कर लीजिएगा। असगर वजाहत की जब बात की जाती है तो इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2021 के लिए, 2021 के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान से 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, एग्जाम के नज़रिए से काम का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला शंकर कुरूपा को दिया गया था। ज्ञानपीठ देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला सवाल, वो कौन सा भारतीय शहर है, उस इंडियन सिटी के बारे में जानकारी दीजिए जो कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सेशन आयोजित करेगा। भारत में दूसरी बार सेशन आयोजित हो रहा है। पहली बार 1983 में जब क्रिकेट टीम द्वारा पहली बार वर्ल्ड कप जीता गया था, तब आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। दूसरी बार 2023 में यानी कि अगले वर्ष आयोजित होगा नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर या फिर चेन्नई में। करेक्ट आंसर क्या है फटाफट बता दीजिए, सही जवाब। तो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई में दोस्तों कई ऐसे बड़े आयोजनों का आयोजित करने वाला है। आगे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है एक प्रोग्राम रन कर रहा है, जिसकी मदद से ओलंपिक की वैल्यू को एडुकेट किया जा सके, प्रचार प्रसार किया जा सके विद्यार्थियों में, युवाओं में, जिसे आप ओवेब के नाम से सुन रहे हैं। इसकी शुरुआत जिस राज्य से हुई है, पहला स्टेट जहां पर इसे शुरू किया गया उसका नाम है ओडिशा। क्या नाम है दोस्तों, ओडिशा। ये वही राज्य है जो कि 10 वर्षों के लिए भारतीय हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है और 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भी यही कर रहा है। तो मेरे दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर लाउजने में है। कहाँ पर है याद रखिएगा, लाउजने में इसका मुख्यालय है। और थॉमस बाक जो हैं वो इस समय यहाँ पर प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हैं। 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा, फ्रांस में। 2028 लॉस एंजलिस में होगा और 2032 का समर ओलंपिक मेरे दोस्तों आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में। ये सारी बातें बड़ी काम की हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। कल शाम को 5 बजे भी मिलेगा और साथ साथ में कल शाम को 8 बजे भी मिलेगा। अब बड़ा ही प्यारा सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2022 के जनवरी के महीने में ATM इंटरचेंज फी जो था उसे 17 रुपये कर दिया गया। पहले कितना था? ATM इंटरचेंज फी 17 रुपये कर दिया, पहले कितना था? इंटरचेंज फी समझ जाइएगा, आप कस्टमर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जाके पैसा निकाल रहे हैं HDFC से, है ना, यानी कि ATM बैंक अकाउंट किसी और बैंक में है, ट्रांजैक्शन करते हैं किसी और दूसरे ATM से, तो ये जो फ़ी लगती है एक बैंक दूसरे बैंक को जो पे करता है, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है। पहले कितना था, अब कितना हो गया है? अब 17 हो गया है। पहले कितना था मेरे दोस्तों? पहले 15 रुपये था। पहले 15 रुपीज़ था, अब कितना हो गया है? 17 हो गया है। एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल, 1 जनवरी 2022 से एक और क्राइटेरिया बदल दिया गया था। बैंक कस्टमर्स उनको
एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा अगर जो उन्हें एक लिमिट मिलती है अपने कार्ड से किसी दूसरे एटीएम से ट्रांजैक्शन की। यानी कि आप अगर एक्सिस बैंक में आपका खाता है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए 3 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलते हैं, 3 आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, आप चौथा ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके ऊपर पहले 20 रुपये लगता था, अब कितना लगेगा? पहले 20 लगता था, अब कितना लगेगा? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर करिए। तो मेरे दोस्तों अब आपके ऊपर 21 रुपये लगेगा। पहले 20 लगता था, अब कितना लगेगा? 21 लगेगा। इसे भी बढ़ा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, काम का है। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है WLA के बारे में, वाइट लेवल एटीएम के बारे में। वाइट लेवल एटीएम में इस समय FDI कितना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में, ARC सेक्टर में FDI कितना है। ठीक है भाई, इन सभी सेक्टर में दोस्तों FDI 100% है, 100% FDI चल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें कितना है? 100% है। अगला सवाल, नेशनल MSME अवार्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इस अवार्ड को MSME मंत्रालय देता है। वो कौन सा राज्य है मेरे दोस्तों जिसको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है? तो मेरे दोस्तों फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है ओडिशा को। पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले दूसरे पायदान पर कौन सा स्टेट है तो आप बोलेंगे बिहार है। दूसरे पायदान पर बिहार है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पायदान पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, विरुधुनगर। क्या नाम है? विरुधुनगर। और ये तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पायदान पर। तीसरे पायदान पर कालाहांडी आता है जो कि उड़ीसा का जिला है। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, वो कौन सा स्टेट है जहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। मतलब उस राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जिस राज्य में MSME ओन्ड एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, वो सबसे ज़्यादा है, संख्या उनकी सबसे ज़्यादा है। जिस स्टेट ने टॉप किया है वो स्टेट कौन सा है? उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। ये वही स्टेट है जो कि पहला राज्य है भारत का जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मेरे दोस्तों इशू कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जिस पर मेरे दोस्तों क्रिप्टो और जिस पर आने वाले समय में हमारे देश की डिजिटल करेंसी भी आधारित होगी। तो अगले सवाल पे चलते हैं। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको नए डायरेक्टर के तौर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट से संबंधित सवाल है। सुबोध कुमार जायसवाल, दिनकर गुप्ता, समंत गोयल, संजय कुमार मिश्रा, कुलदीप सिंह, सारे नाम काम के हैं और किसी न किसी एजेंसी से संबंधित है। तो मेरे दोस्तों NIA में दिनकर गुप्ता हैं, पंजाब में पूर्व DGP रह चुके हैं। सुबोध कुमार जायसवाल CBI में प्रमुख के तौर पर, सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में 1 वर्ष का एक्सटेंशन है। संजय कुमार मिश्रा ED, बहुत व्यस्त है आजकल। कुलदीप सिंह CRPF। ठीक है भाई, बातें पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हु अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? IB में डायरेक्टर के पद पर कौन है? उनका नाम है तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका जो हैं वो IB में प्रमुख के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंश्योर्ड बाय DICGC? आपके एग्जाम में एक सवाल क्वाइन करेंसी से संबंधित पूछा जाता है। 5 एग्जाम हुए, 6 एग्जाम होंगे आपके बैंक के, उनमें से 2 एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तैयार रहिए, पेपर के पैटर्न को समझिए। ठीक है, हमारे से मुलाकात आपकी काफ़ी दिनों बाद हो रही है और बीच में कई बार होते हैं कि आप लोग भी भटक जाते हैं। लगातार बने रहिए, पेपर में 30 नंबर से ज़्यादा जनरल अवेयरनेस में दिलाने की गारंटी मारिए। वो कौन सा बैंक है जो कि इंश्योर्ड नहीं है DICGC द्वारा? पब्लिक सेक्टर बैंक इंश्योर्ड है, प्राइवेट बैंक इंश्योर्ड है, स्मॉल पेमेंट्स बैंक इंश्योर्ड है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंश्योर्ड है। बात दिमाग में रख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। RBI ही हमारे देश में बैंकिंग संस्थाओं को लाइसेंस देता है। जो संस्था बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रही है उसके साथ एक क्राइटेरिया उसे फुलफिल करना होता है, अपने नाम के आगे बैंक जोड़ना होता है।
तो जिस संस्था के नाम के आगे बैंक लिखा है इसका मतलब उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस दिया है बैंकिंग का, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्था DICGC उसे इंश्योर्ड भी करेगी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सारी की सारी संस्थाएं DICGC के साथ इंश्योर्ड रहेंगी अगर वो एक बैंकिंग संस्था है तो। ठीक है भाई, ये दिमाग में रखिएगा, सारी बातें याद रहिए। और इस तरह से अब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, GA by भास्कर सर। अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये कोड इस्तेमाल करिए BPM10। अगर आपने अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हाइक होने वाली हैं, उससे पहले ही दाव खेल लीजिए। जुड़ जाइए अनअकैडमी के साथ और अपने गोल को क्रैक करिए लेट्स क्रैक इट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। रात को 10:30 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर फिर मुलाकात होगी। पढ़िएगा हमारे साथ, जुड़िएगा हमारे साथ, मजा आएगा पढ़ने में। मेरे दोस्तों, काम की बातें होंगी, पढ़ाई की बातें होंगी। टारगेट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करना, आपको जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाना, जैसे कि आप एक अच्छे बैंकर बन पाएँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।